मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की कुछ यादें। ये लेसन जो है ये हाईलाइट करता है हमारे समाज में जो भेदभाव हम लोग करते हैं ना, स्पेशली कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, उस भेदभाव को हाईलाइट करता है और अपील करता है आप सब लोगों से कि हम लोगों को किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हम सब लोग इक्वल पैदा हुए। एक बच्चा जब पैदा होता है उसको पता होता है क्या कि ये कास्ट छोटी है, ये कास्ट बड़ी है और इससे नफरत करनी है, इससे प्यार करना है, इससे दोस्ती करनी है। हम सब सिखाते हैं किसी बच्चे को अपने बिहेवियर से। तो आप सब लोगों से एक हम्बल अपील करता है लेसन कि ऐसा ना करें, आप सबको इक्वल ट्रीट करें। हम सब लोग बराबर पैदा हुए हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। ना समझे अपने आप को, क्योंकि एक दिन आपको पता चलेगा कि सबसे पावरफुल तो ऑलमाइटी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। आप सब लोग बराबर हैं, सबको भगवान ने बराबर बनाया, सबको बराबर जीवन दिया, 2 हाथ 2 आंख है ना, सब कुछ, सब सारे अंग बराबर दिए, राइट। तो दिस चैप्टर कंप्राइजेस ऑफ 2 ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट्स, 2 ऑटोबायोग्राफी से पोर्शन लिए गए हैं। पहला है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जिटकला शाह। पहला लेसन जो है वो कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर है बाय जिटकला शाह। जिटकला शाह उसकी राइटर है। और वी टू आर ह्यूमन बीइंग जो कि बामा ने लिखा है। बामा जो है वो एक इंडियन तमिल राइटर है और जिटकला शाह वो एक अमेरिकन इंडियन है। अमेरिकन इंडियंस क्या होते हैं बेसिकली, तो आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका में जो वहां के नेटिव्स थे, जो वहीं के मूलभूत से लोग थे, वो बहुत कम थे। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज वहां पर आ गई। यूरोपियन कंट्रीज से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं। आज जो आप अमेरिका देखते हैं उसमें बहुत सारे लोग बाहर के हैं। अमेरिकन जो ओरिजिनली वहां के थे वो उनको अमेरिकन इंडियन बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। एबोरिजिनीज अमेरिकन भी बोला जाता है। ओके, ये दोनों पीसेस क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड द स्ट्रगल फॉर डिग्निटी। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज यानी कि जो ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको बहुत ही दबा के रखा गया, कुचल के रखा गया है समाज में, उनके साथ क्या भेदभाव होता है, कैसे वो स्ट्रगल करते हैं, कैसे अपने जीवन में कुछ बदलाव लाते हैं कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी पा पाए। ये बेसिकली आपको इस लेसन में पता चलता है। सबसे पहला पार्ट जो उसको देखते हैं, थीम्स क्या है? आइडेंटिटी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन एंड द क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। पहचान, खिलाफत ऑपरेशन की, दबा रहा है अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की, और इक्वालिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो स्ट्रगल होता है उसके ऊपर बेसिकली ये लेसन बेस्ड है, ये थीम है इसका। पहला पार्ट पढ़ते हैं द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जो जिटकला शाह ने लिखा है। तो क्या हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये कुछ लेसन आप ऐसा समझ सकते हैं उस समय के आसपास है जब अमेरिकन एंटर किया, जब यूरोपियंस ने एंटर किया अमेरिका में, और वहां के जो नेटिव्स थे उन्हीं को एक तरह से अपना गुलाम सा बनाना शुरू कर दिया। क्या तरीका इसके लिए उन्होंने यूज किया? तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पहुंचे यूरोपियंस, बाहर के लोग आकर बसने लगे अमेरिका में। जो यहाँ के नेटिव लोग थे इनका कल्चर अलग था, ना ही किसी को परेशान करते थे ना कुछ और। लेकिन ये जो यूरोपियंस पहुंचे थे अमेरिका में, वो क्या करते थे, ये अपना कल्चर प्रोपेगेट करते थे। ये स्कूल बनाते थे ऐसे और स्कूल में अपना कल्चर प्रीच करते थे ताकि जो अमेरिकन इंडियंस है ये भी उस कल्चर को फॉलो करने लगे, ठीक है। तो उसको दिमाग में रखते हुए देखिए अब होता क्या है। फर्स्ट डे एक लड़की का जो कि अमेरिकन इंडियन है, नेटिव अमेरिकन है, वो जाती है कार्लाइल स्कूल में, एक ऐसे स्कूल में जो कि अलग है इनके कल्चर से बिल्कुल। कैसे देखिए, द फर्स्ट डे अ बिटर कोल्ड वन विद स्नो अराउंड, जारिंग ब्रेकफास्ट बेल्स, हाँ, जारिंग ब्रेकफास्ट बेल्स रिंग्स, annoying clatter of shoes on bare floors, ear piercing noise all around, author misses her freedom। ऑथर जो जिटकला शाह हैं जिन्होंने लेसन लिखा है, असल में हुआ है उनके साथ, वो बताती है कि जो उनका पहला डे था कार्लाइल स्कूल में, उसमें क्या था, उस दिन बहुत ज्यादा ठंड थी, बिटर कोल्ड थी, चारों तरफ बेल की आवाज आ रही थी। स्कूल में जो माहौल होता है, बच्चों के शू के चलने की जो आवाज होती है, कट 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 कट, वो एक आवाज आ रही थी, एनोइंग थी, जो कि उनके लिए बहुत। ईयर पियर्सिंग नॉइस ऑल अराउंड, चारों तरफ बहुत शोर शराबा था। और ऑथर स्कूल में आने के बाद ऐसा महसूस कर रहा है जैसे उसकी आजादी उससे छीन ली गई हो। इमोडेस्टली क्लैड गर्ल्स, क्लैड का मतलब होता है ड्रेस्ड। ऑथर नोटिस करता है कि स्कूल में जितनी भी लड़कियां हैं वो बड़े अजीब तरीके से ड्रेस्ड हैं। ऐसा तरीका है ड्रेस करने का जो कि बहुत ही मॉडेस्ट नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा सिविल नहीं है, सभ्य नहीं है, थोड़ा अजीब तरीके से ड्रेस्ड अप थी, सच दैट कि वो ऑब्ससिनिटी लगे थोड़ी सी। द गर्ल्स सुपरवाइज्ड एंड चेक्ड बाय अ पेल फेस्ड व्हाइट हेयर्ड वुमेन। गर्ल्स मार्च इनटू डाइनिंग रूम along with Indian girls, वो टाइटली फिटिंग एंड इमोडेस्ट, हाँ, वो टाइट फिटिंग एंड इमोडेस्ट लुकिंग क्लोथ्स एंड स्टिफ शूज। स्मॉल गर्ल्स donned shingled hair and sleeved aprons. Author feels uncomfortable in her slipping blanket dress. Other Indian girls unconcerned about their dress. 3 native boys marched in from the opposite door. ऑथर फील्स एंक्शस या ऑथर फेल्ट एंक्शस। क्या होता है भाई, बताया गया आपको इसमें कि ऑथर जो है वो नोटिस करते हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं इस स्कूल में, उनको एक लेडी सुपरवाइज कर रही है, उनको सब कुछ देख रही है उनके बारे में, एक लेडी जो कि व्हाइट हेयर्ड है, सफेद बाल है उसके, और पेल फेस्ड है। पेल फेस रेफर किया जाता है टू टॉक अबाउट जो नेटिव अमेरिकन है ना, वो जो यूरोपियंस आए थे उनके देश में बाहर से, उनको पेल फेस्ड बोलते थे। तो समझ जाओ क्या मतलब है, ठीक है। तो ये नोटिस करते हैं कि जो लड़कियां हैं, ये सब लड़कियां एक साथ मार्च करते हुए एक लाइन बना के डाइनिंग रूम में जा रही है खाना खाने के लिए।
कपड़े पहने हुए जो उन्होंने वो बहुत ही टाइट फिटिंग क्लोथ्स हैं और इमोडेस्ट लुकिंग क्लोथ्स हैं, स्टिफ शूज है, मतलब थोड़ा सा अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो सभ्य से नहीं लग रहे हैं कपड़े, टाइट फिटिंग है बहुत ज्यादा, साथ साथ बहुत ही सख्त से शूज पहने हुए। वैसे ये जो अमेरिकन इंडियंस है ये बहुत ही लूज से शूज पहनती थी जिनसे आवाज भी नहीं होती थी। तो कुछ स्मॉल गर्ल्स, अब इसी स्कूल में जो छोटी लड़कियां थी, यंग लड़कियां थी, वो उन्होंने शिंगल्ड हेयर डॉन किए थे, यानी कि उनके जो बाल थे वो कुछ कुछ ऐसे थे जैसा आप इस इमेज में देख रहे हो, कटे हुए बाल थे, ठीक है। एंड स्लीव्ड एप्रन्स, और एप्रन्स पहने थे जिनमें स्लीव्स थी बेसिकली। ऑथर उसको बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था अपनी ऐसी ट्रेडिशनल ड्रेस में, ये होता है बेसिकली ब्लैंकेट लाइक ड्रेस जो अमेरिकन इंडियंस पहनते हैं, और ऐसे ही कुछ दिखते हैं अमेरिकन इंडियंस, आप समझ गए होंगे, मूवीज में भी बहुत सारी बनी हुई है इनके ऊपर। अदर इंडियन गर्ल्स अनकंसर्न्ड अबाउट द ड्रेस, बाकी इंडियन गर्ल्स को शायद आदत हो गई थी ऐसी ड्रेस पहनने की जो स्कूल में चलती थी, इसलिए वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन अब ऑथर ने नोटिस किया कि अपोजिट गेट की तरफ से डाइनिंग रूम में कुछ लड़के एंटर कर रहे हैं जो कि इनके साथ ही स्कूल में एडमिट हुए थे, और वो बहुत अनकंफर्टेबल, इनको देख के ये भी थोड़ा एंग्शियस हो गई, परेशान हो गई। अब ब्रेकफास्ट रिचुअल आता है और यहीं से क्वेश्चन आपका आता है, जिसके लिए ईटिंग बाय फॉर्मूला यूज किया है इन्होंने इस क्वेश्चन के लिए या इस सिचुएशन के लिए। बताता हूं अभी कैसे, देखिए। फर्स्ट बेल फॉर पुलिंग आउट चेयर, सबसे पहली बेल बजी चेयर बाहर निकालने के लिए, यानी कि यहां पर एक सिस्टम था बड़ा कठोर सा। एक बेल बजती है तो क्या होता है, सारे बच्चे एक साथ अपनी चेयर निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। ऑथर बीइंग अ नोवाइस पुल्स आउट अ चेयर एंड सिट्स डाउन, ऑल सिट डाउन एट द रिंगिंग ऑफ सेकंड बेल, अ मेल वॉइस मटर्स प्रेयर्स, children sit with heads hung down, pale-faced woman looks sternly at the author, the third bell indicates the start of breakfast, the author feels helpless and cries। सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसा मुझे महसूस हुआ था जब मैं अपने स्कूल में 6th क्लास में एक नए स्कूल में एडमिट हुआ था, और सब कुछ इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन था, वहां पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हुआ क्या इस बच्ची के साथ, ये वहां पर गई, वहां पर एक फिक्स तरीका था खाना शुरू करने का। क्या तरीका था, वहां पर जाएंगे जब सारे बच्चे तो पहली बेल बजेगी, पहली बेल बजने पे किसी को भी बैठना नहीं है, सिर्फ चेयर जो रखी हुई है डाइनिंग टेबल पे उनको बाहर खींचना है, पुल करना है ताकि बैठ सके। पहली बेल जैसी बजती है, राइटर को तो बेचारी पहली बार स्कूल में गई थी, इसको थोड़ी पता था क्या सिस्टम है, तो ये चेयर बाहर निकालते हैं सब लोग, तो ये भी निकाल लेते हैं, बैठ भी जाती है, इसको नहीं पता था सिर्फ बाहर निकालनी है इस वक्त चेयर। तो जैसी बैठती है एकदम से देखती है सब लोग खड़े, दोबारा खड़ी हो जाती है बेचारी और वेट करती है, फिर दूसरी बेल बजती है, सब लोग बैठ जाते हैं चेयर पे, तो ये बैठ जाती है दूसरी बेल बजने पे अपनी चेयर पे। कमाल की बात है, इसके बाद तुरंत वहां पर जो मेल आदमी खड़ा था एक, वो प्रेयर सी बोलने लगता है और सब लोग बाकी बच्चे अपना सर नीचे करके उस प्रेयर को सुनने लगते हैं, ठीक है। इसी समय पर ये जो पेल फेसेड वुमेन थी, यहां पर जो वुमेन इंचार्ज थी, सुपरवाइजर, वो इसको बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ देख रही थी, जेड क्लास सा को। इसको अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी कि मेरे को ऐसे घूर रही है लेडी। खैर, जैसी थर्ड बेल बजती है तो सब लोग स्टार्ट कर देते हैं ब्रेकफास्ट करना। ऑथर को इस वक्त तक समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा सिस्टम था, एक ऑर्गेनाइज था, और ऑथर को डर लग रहा था कि कहीं मैं कोई और गलती ना कर दूं। बड़ा हेल्पलेस महसूस करती है और रोना शुरू कर देती है बेचारी बस, ठीक है। और इसी बात के लिए उन्होंने बोला ईटिंग बाय फॉर्मूला, एक स्पेसिफिक कोड सा था, है ना। नाश्ता करने के लिए भी पहले एक बेल बजेगी, चेयर खींचनी है, दूसरी बेल पे बैठना है, तीसरी बेल पे शुरू करना है खाना। ये बड़ा एक बिल्कुल फिक्स्ड कोड था जिसको फॉलो करना था, और इसको पता नहीं था, इसलिए शी वाज वेरी इंटिमिडेटेड, डर गई और रोने लगी बेचारी, ठीक है। नेक्स्ट, मोर एट्रोसिटीज, और कुछ अत्याचार हुए इनके साथ। टफर ट्रायल इन स्टोर फॉर न्यू गर्ल्स, हर फ्रेंड Jude Wynn knew a few words of English, had overheard the pale-faced woman saying that author's long hair would be cut. The author's mother had told that hairs of prisoners of war were shingled by captors, short hair were worn by mourners and cowards. अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे भी। अब इनके साथ ये जो हुआ आज पहले दिन ब्रेकफास्ट पे, तो कुछ भी नहीं था, आगे और बहुत कुछ वेट कर रहा था इनका, और एक खतरनाक चीज होने वाली थी जो कि इनको बहुत डरा देने वाली थी। क्या था कि इनकी फ्रेंड जूड विन जो थी ऑथर की, उसको थोड़े बहुत इंग्लिश के शब्द आते थे, और उसने इस वाइट वुमेन को, जो सुपरवाइजर थी, उसको ये बोलते हुए सुना था कि वो जो लंबे बाल है ना इस अमेरिकन इंडियन गर्ल के, वो कटवा देगी। अपनी भाषा में उसने बोला। अब ऑथर को जैसे ही बताती है ना उसकी फ्रेंड, तो उसको अपनी मम्मी की बात याद आती है। उसकी मम्मी उसको बोलती हैं कि हेयर्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर शिंगल्ड बाय कैप्टर्स। इनके कल्चर में लंबे बाल रिस्पेक्ट का, डिग्निटी का, कल्चरल सिग्निफिकेंस होल्ड करते थे, आइडेंटिटी होल्ड करते थे। और इनके कल्चर में माना जाता था कि ऐसे लोग गुलाम जो हो जाते थे वॉर के समय पर, दूसरे लोगों के, उनके बाल काट दिए जाते थे। यानी कि शॉर्ट हेयर जो थे वो मॉर्नर्स और कावर्ड्स, बुजदिल लोग, और वो लोग जो कि किसी की मृत्यु के लिए दुख जता रहे हैं, वो लोग सिर्फ पहना करते थे। छोटे बाल जो थे इनके कल्चर में, या तो बुजदिल कायर लोग, जो हिम्मत वाले लोग ना हो, वो वियर करते थे, या फिर मॉर्नर्स। मॉर्नर्स कौन होते हैं? जो कि किसी की मृत्यु के लिए मॉर्न कर रहे हो, है ना, विलाप कर रहे हो, दुख मना रहे हो। तो इनके कल्चर में लंबे बाल का कल्चर था इनके में। अगर छोटे बाल
किसी के होते थे तो फिर या तो मॉर्नर्स के या कावर्ड्स के होते थे, जो कि यूजुअली कौन करता था, जब किसी को कोई गुलाम बना लेता था तो उसके बाल काट दिए जाते थे बेसिकली। तो तिरस्कार का, एम्बेरसमेंट का एक तरह सिंबल था शॉर्ट हेयर। Friend Jude Wynne and the author discuss their fate. Jude Wynne advises author to submit and resign to fate. Author disagrees, decides to resist. Jude Wynne सलाह देती है कि देख यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और ये सब काट के मानेंगे हमारे बाल, सबमिट कर देते हैं। सबमिट मतलब भाई जैसा ये कर रहे हैं वैसा कर लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं इनके आगे, खिलाफत नहीं करते इनके। लेकिन ऑथर इस बात से सहमत नहीं होती और डिसाइड करती है कि मैं तो खिलाफत करूंगी, प्रोटेस्ट करूंगी इस बात का, मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। द लिटिल गर्ल्स अटेम्प्ट अगेंस्ट हर हेयर कटिंग। अभी कोशिश करती है अपने आप को, अपने बालों को बचाने के लिए। कैसे? टू एस्केप हेयर कटिंग शी क्रीप्स अपस्टेयर्स अननोटिस्ड, enters a large room, crawls under the bed in the dark room, hears loud calls for her in the hall and sounds approaching feet. Women and girls enter the room, search everywhere, window curtains thrown up, girl noticed under the bed. Despite stiff resistance, the girl is dragged out, carried downstairs and tied to a chair. अब क्या होता है, ये बचने के लिए क्या करती है, चुपचाप वहां से हॉल से ऊपर एस्केप कर जाती है एक हॉल में, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कोई ना हो, चुपचाप अननोटिस्ड। वहां पर एक बहुत बड़ा रूम होता है और वहां पर ही उसी रूम में बिल्कुल कॉर्नर पे जाके, फार एंड पे जाके रूम के बेड के नीचे छिप जाती है। इसको चारों तरफ आवाज आती है एकदम से, इसके नाम की आवाज लगाने लगते हैं पूरा स्टाफ। समझ में आता है कि एक लड़की जो है छुप गई है, तो ये आवाज लगाने लगते हैं। और इसको ये भी समझ में आता है कि ये इसी के रूम की तरफ पैरों की आवाज आती है, इसको धीरे 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 धीरे, यानी कि वो इसको ढूंढ रहे थे। पूरा स्टाफ जो है स्कूल का वो ढूंढने में लग जाता है, इस रूम में घुस जाता है। इस रूम के जो कर्टेन्स हैं, जो कि अभी तक अंधेरा था, कर्टेन्स लगे होते तो अंधेरा था इस रूम में, अब जैसी कर्टेन्स इसके हटा दिए जाते हैं पूरे रूम में रोशनी हो जाती है। इसको लगता है कि शायद मैं पकड़े जाने वाली हूँ। एकदम से कोई नोटिस करता है इसको कि बेड के नीचे छुपी हुई है, इसको निकाला जाता है खींच के वहां से। डिस्पाइट रेजिस्टेंस, हालांकि ये बहुत रेजिस्ट करती है। और आपकी बुक में एक एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, मतलब मेरी खिलाफत के बावजूद, मेरी अनविलिंगनेस के बावजूद, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे वहां से खदेड़ा गया, ड्रैग किया गया और नीचे ले जाया गया और एक चेयर के साथ बांध दिया गया। सोचो, एक स्कूल में किसी के साथ ऐसा हो, इमेजिन करो आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो। और उसके बाद इसके बाल काट दिए गए। कैसे? हर ह्यूज प्रोटेस्ट बियर्स नो फ्रूट, फील्स ब्लेड्स ऑफ सिजर्स ऑन हर नेक, हेयर्स नॉड ऑफ, feels anguish and suffers indignity, misses her mother, feels like an animal driven by a herder. इस बच्ची के बहुत सारे प्रोटेस्ट करने के बावजूद इसको वहां पर जबरदस्ती बांध के बैठाया गया और इसको एकदम से महसूस होता है अपनी गर्दन पे कैंची, यानी कि इसके बाल काटने शुरू कर दिए थे। इसके जो लंबे बाल थे उनको काट दिया गया। नॉड ऑफ मतलब कट, इसके लंबे बालों को काट दिया गया, बाकी लड़कियों की तरह इसका हेयर स्टाइल डेवलप कर लिया गया। इसको बहुत गुस्सा, एंग्विश मतलब एक्सट्रीम एंगर एंड पेन, एंड सफर्स इंडिग्निटी, और इंडिग्निटी मतलब इंसल्ट, इसको इंसल्टिंग लगा है क्योंकि इनके कल्चर में कटे बाल वाला इंसान या तो मॉर्नर होता था या कावर्ड होता था, बुजदिल होता था। तो इसको लगा कि मेरी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो मुझसे छीन ली गई है, मेरी पहचान मुझसे छीन ली गई है और मुझे मेरे जो पहचान, मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट का एक साइन है, मेरे लंबे बाल वो काट दिए गए हैं। इसको बहुत गुस्सा आता है, अपनी माता जी को याद करती है जो कि हर बात में एक लॉजिकल तरीके से इसको जवाब देती थी, कभी भी ऐसे जबरदस्ती इसके साथ नहीं करती थी। और साथ साथ इसको एकदम से ये लगता है जैसे ये सब लोग जो स्कूल में जितने बच्चे हैं वो सब ऐसे हैं जैसे कि एनिमल को एक हर्डर चराता है, जैसे गडरिया होता है ना, और उसके आगे आगे एनिमल चलते रहते हैं। इसको ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो स्कूल का सिस्टम है वो कुछ ऐसा ही है कि जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं वैसे ही करो, और एक हर्डर भी है पीछे, वो सही कर देगा अगर नहीं मानोगे तो, है ना। कुछ हद तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी मान सकते हैं आप, ऐसा सबको एक ही तरह से पुश किया जाता है। बट एनीवे, यहाँ पर ये लेसन होता है खत्म और आप लोगों को बताता है कैसे एक लड़की जिटकला साहा ने अपने स्कूल में एक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव झेला। उसको जो उसकी कल्चरल आइडेंटिटी थी वो उसको उससे दूर कर दी गई, उससे छीन ली गई, उसके बाल काट दिए गए। और इसलिए लेसन का नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। एक तरह से क्या एट्रोसिटी उस पर की गई ये आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से उसने रेजिस्टेंस दिखाई ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो था वो क्या था, तो यहाँ पर एक भेदभाव था इन लोगों के मन में। क्या भेदभाव था? बेस्ड ऑन द कल्चरल आइडेंटिटी, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करे थे और उसकी वजह से इन्होंने क्या करा, उसके बाल कटवा दिए। आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन इसके खिलाफ हो रहा था। मूव ऑन करते हैं, चलिए आगे दूसरे पार्ट पे। मैं एक सेकंड माइक चेंज कर लेता हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए बस। रेडी टू गो है? ठीक, ओके। एक बार कंफर्म कर दीजिए अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर मैराथन, ये हमारी मैराथन का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम वाइंड अप कर लेंगे। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, और ये लिखा है एक तमिल राइटर ने जिनका नाम है बामा। ये तमिल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में पैदा हुई थी, और कैसे इन्होंने भेदभाव देखा, अनटचेबिलिटी देखी, वो बेसिकली आप देखेंगे। अभी तो कम है ये बहुत, लेकिन अनटचेबिलिटी हमारे समाज में एक टाइम पे बहुत ज्यादा प्रिवेल करता था। अनटचेबल मतलब अछूत, जिसको छूना भी गलत माना जाए, ऐसा कई लोग सोचते थे अपने आप को, अपर क्लास वाले, कि अगर हम किसी दलित को या किसी ऐसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के इंसान को छू देंगे तो हम दूषित हो जाएंगे।
सोचो क्या धारणा है, ये कितना इनह्यूमन है और कितना क्रूअल है किसी इंसान के लिए। और कुछ लोग जो अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, उनका सोचो, भगवान मान बैठे हैं लोग अपने आप को। एनीवे, उसी चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, देखते हैं चलिए इसको। द ऑथर एंड अनटचेबिलिटी। ऑथर राइट्स अबाउट हर एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd, hadn't heard people speak of untouchability but had felt humiliated by what it is। अब ऑथर इस स्टोरी में आपको अपना किस्सा सुनाती है जब वो 3rd क्लास में थी, और बताती है कि उन्होंने उससे पहले अनटचेबिलिटी के बारे में, अछूत के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उनको ये जरूर बताती है वो कि मैंने इस अनटचेबिलिटी की वजह से कई बार इंसल्टेड, ह्यूमिलेटेड महसूस किया था। तो ऐसी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, देखते हैं जरा। ऑथर वॉक्स बैक फ्रॉम स्कूल। ऑथर अपने स्कूल से वापस जा रही होती है, तो कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 10 minutes in half an hour to 1 hour with old bag hanging from her shoulder, watch all the fun games, novelties, shops in her bazaar, enjoy monkey antics, saw a snake displayed by a snake charmer and a cycle pedalist who biked for 3 days on end, crossed Mariata temple on the way, saw pongal offerings being cooked। अब ये एक वो वाला प्यारा सा फेज है जब आप लोग अगर कभी भी स्कूल से वॉक करके घर आते हो, तो एक बच्चे, अब इसको 10 मिनट लगते थे बच्ची को स्कूल से वॉक करते हुए घर आने में, 3rd क्लास की बात बता रही है अपने, है ना। बताया गया कि एक पुराना सा बैग हैंग करती थी, मतलब जो कि दिखाता है कि बहुत रईस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती थी। अपने पुराने से बैग को कैरी करती थी। 10 मिनट का डिस्टेंस या तो आधा घंटा लगता था या 1 घंटा लगता था लगभग आने में इनको। क्यों? क्योंकि रास्ते में जितने भी सीन आते थे, फन, गेम्स, शॉप्स, बाजार, नॉवेलिटीज और जो भी कुछ आनंद चल रहे होते थे, उन सबको देखती हुई आती थी, डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी उनसे। क्या क्या देखती थी? मंकी एंटिक्स, बंदर का खेल चलता रहता था जगह जगह। स्नेक चार्मर वाला, स्नेक जो है एक सपेरा स्नेक को ऐसे फन फैला के खिलाता रहता था वो। पेडलिस्ट, कई जगह आपने देखा था साइकिल चला रहा होता था एक आदमी, मैंने तो देखा है बचपन में, अपने 4th 5वीं में था तब मैं, एक साइकिल चला रहा है आदमी और लगभग 3 दिन से लगातार चला रहा है, ऐसा है ना। उसको देखा करते थे, उसको कुछ इनाम भी दिया करते थे। तो इन सबको देखते हुए वो आ रही होती थी स्कूल से। एक दिन का किस्सा बताती है, और जैसे ही उसने क्रॉस किया मरियाता टेम्पल रास्ते में और देखा कि वहां पर कुछ पोंगल की ऑफरिंग्स, पोंगल एक त्योहार होता है सदर्न इंडिया में, और पोंगल के लिए कुछ प्रसाद जो पकाया जाता वो उसने देखा दरवाजे के बाहर। ठीक है, witnessed a variety of other interesting objects, at times saw political parties persuading people with their ear-splitting lectures through mics, saw street plays, puppet shows and stunt performances. There was always one entertainment or the other in the market. Witnessed coffee clubs, liked waiters' action of cooling coffee, saw onions being chopped, also observed almond trees and their fallen fruit. अब ये और भी चीजें जो ये नोटिस करती हैं रास्ते में आते हुए, उनके बारे में बताती है। आप सब लोगों ने भी पक्का देखा होगा ये, और बड़ा मजा आता है ऐसे, है ना। एक बच्चे के लिए तो वही बड़ी मजेदार चीज होती है। तो क्या क्या देखा उसने और बाकी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें। कभी कभी रास्ते में कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स खड़े होते थे और बहुत तेज आवाज में, ईयर स्प्लिटिंग मतलब कान फाड़ने वाली तेज आवाज में लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते रहते थे अपने एजेंडा के लिए। स्ट्रीट प्लेज होते थे, गली नुक्कड़ के खेल, पपेट प्लेज यानी कि जो पपेट के कोई कठपुतलियों को हिला के प्ले किए जाते हैं, स्टंट परफॉर्मेंसेस होती थी। कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट हमेशा रहती थी, चाहे कुछ हो रहा है आज कल कुछ और हो रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का जरिया हमेशा होता रहता था। साथ साथ वो एक स्पेसिफिक इंस्टेंस भी बताती है कि कैसे कॉफी क्लब्स जो होते हैं ना, जहां पर छोटे ठेले लगे होते हैं कॉफी और चाय वालों के, वो कैसे चाय या कॉफी ठंडा करते थे। तो एक बड़े से कंटेनर में वो चाय रखते थे और बड़ी ऊंचाई से ऐसे चाय को दूसरे कंटेनर में डालते थे, फिर ऐसे ही दोबारा करते थे। ये एक्शन दिखाता है चाय को ठंडा करने वाला, और आपने देखा होगा 100% इसको, इस एक्शन को स्पेसिफिकली मेंशन करती है वो। अनियन चॉप होते हुए देखती हैं। ऑलवेज ऑब्जर्व्ड आमंड, अच्छा आमंड ट्रीज भी वहां देखती है और उनके फल फ्रूट को देखती है। ठीक है, कुछ खास बात नहीं है ये। फाउंड मार्केट रिप्लीट विद वैरायटी ऑफ सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड अदर सेवरी थिंग्स। ऑल दीज एक्टिविटीज मेस्मराइज्ड हर एंड डिलेड। अब वो देखती थी मार्केट में बहुत सारे सीजनल फ्रूट आते रहते थे, वेजिटेबल्स आते रहते थे, और बाकी सेवरी थिंग, सेवरी क्या होता है? नमकीन वाले आइटम्स। ठीक है, सेवरी होता है नमकीन वाले आइटम बाकी जो थे उनको भी ये देखती थी मार्केट में, और मन करता था इसका खाने का। इन सारी चीजों की वजह से मेस्मराइज हो जाती थी। मेस्मराइज मतलब होता है मंत्रमुग्ध। आपने कोई चीज देखी और आप इसी को देखते रह गए, ये होता है मेस्मराइज होना। तो मेस्मराइज हो जाती थी और इसी वजह से इसको डिले हो जाता था, देरी हो जाती थी। अब आता है स्टोरी का मेन पोर्शन, जहां से क्वेश्चन आता है आपका। एक दिन क्या होता है, इसने एक लैंडलॉर्ड को, एक जमींदार को देखा अपनी जमीन पर, सिटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। वो ऐसी एक प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था, एक बोरी सी पे बैठा हुआ था। फाउंड हिम सुपरवाइजिंग प्रोसीडिंग्स। उसने देखा कि वहां पर उसके खेत में कुछ काम चल रहा था और ये उसको सुपरवाइज कर रहा था, बता रहा था लोगों को कैसे कैसे करना है। कैटल ड्रिवन राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, ये आपको पता होगा। फाउंड मजल्ड एनिमल्स इंटरेस्टिंग, एंजॉयड द फन। इसने देखा कि वहां पर एक ऐसा लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है, यानी कि जमींदार बैठा हुआ है, और वहां पर कैटल चारों तरफ घूम रही हैं एक मील के, ताकि ये जो गेहूं है, ये जो गेहूं के पौधे हैं, गेहूं जो कटा हुआ गेहूं है, उससे बेसिकली गेहूं के दाने निकाले आ सके, एक तरीका होता था। तो उसमें क्या होता था, कैटल से गोल गोल घूमती थी और ग्राइंड करते थे बेसिकली, इससे दाना निकल जाता था गेहूं का।
ठीक है, इसको बड़ा आनंद आ रहा था बच्ची को देखने में, इसके लिए तो एंटरटेनमेंट है, इसको थोड़ी पता क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। साथ साथ एनिमल्स देखे जिनके ऊपर वो बंधा हुआ है, मुंह पर म्यूजल बंधा हुआ है, ऐसे एक प्रोटेक्शन बंधी हुई है मुंह पर। अ स्ट्रेंज साइट, अब इसको दिखता है एक अजीब सी चीज यहां पर, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेसन का। इसने नोटिस किया कि इन्हीं की कम्युनिटी का एक एल्डर बड़े अजीब तरीके से गली में पहले तो आया, उसने हाथ में एक कुछ पकड़ा हुआ था सामान, जिसको बिल्कुल रस्सी से पकड़ के ला रहा था ऐसे, दूसरा हाथ भी नहीं लगा रहा था नीचे उसके। तो वडाई लेके आया, वडाई एक तरह का स्नैक होता है बेसिकली, वडाई जो थी वो लेके आ रहा था एक पैकेट में, उस पैकेट के नीचे हाथ लगा लेना चाहिए उसको, वरना गिर जाएगी वो, लेकिन इसने देखा कि वो ऊपर से ऐसे यूं पकड़ के ला रहा है रस्सी से, बिल्कुल उसको हाथ भी नहीं लगा रहा है दूसरा सपोर्ट करने के लिए उसको, ठीक है। तो नोटिस एन एल्डर ऑफ द स्ट्रीट, ही कैरीड स्मॉल पैकेट ऑफ वडाई और ग्रीन बनाना भज्जी, holding it with a string मतलब रस्सी. He walked in such a strange manner that the author felt like laughing. He carried the packet by its string without touching it. The elder crouched while handing over the packet to the landlord. Landlord ate the vadais without sharing with anyone. ये सीन क्या था भाई, जैसा मैंने आपको बताया, ये आ रहा बिल्कुल ऐसे रस्सी से पकड़ते हुए बिना दूसरे हाथ से उसको टच करे, और वो इस तरीके से वॉक करते आ रहा था बिल्कुल केयरफुली कि कहीं उसका हाथ टच ना हो जाए। ये तरीका जो है ना राइटर को बड़ा अजीब लगा कि यार ऐसे क्यों कर रहा है ये, और हंसी आई इस बात पे। ये आया इनका एल्डर, ये जमींदार साहब के पास ऐसे गया, पहले तो ऐसे झुक के प्रणाम किया उसको, और फिर उसको दूर से बिल्कुल ऐसे पकड़ा दी वडाई। इस जमींदार ने वो वडाई पकड़ी, उनको खाया बिना किसी के साथ शेयर करे। ये किस्सा है वो अजीब सा किस्सा। अब ये अपने बड़े भाई से जाके बताती है इस बात को फनी वे में। ऑथर टोल्ड हर एल्डर ब्रदर अबाउट द मैन्स कॉमिक बिहेवियर। अन्नान, एल्डर ब्रदर का नाम था अन्नान, रिवील्ड दैट द लैंडलॉर्ड बिलोंग टू अपर कास्ट, सो ही वुडंट टच लोअर कास्ट पीपल. The girl felt sad on hearing it, wondered how the vadai would get polluted when it was first wrapped in a banana leaf and then parceled in paper, felt infuriated at the entire system, didn't like people of her caste running errands for the upper class. अब क्या होता है, ये जब अपने बड़े भाई से बताती कि आज मैंने एक आदमी को देखा, हमारी कम्युनिटी के बड़े बुजुर्ग थे और वैसे बड़े फनी वे में पकड़ के ला रहे थे उसको, तब इसके भाई ने बताया बिहाइंड द सीन रियलिटी क्या थी। इसके भाई ने बताया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं ये हमको अनटचेबल मानते हैं, अछूत मानते हैं, और इसीलिए हमारे बुजुर्ग रस्सी से पकड़ के ला रहे थे उसको। हमको पैकेट पकड़ना, अगर हमने पैकेट पकड़ लिया तो ये मानेंगे कि पॉल्यूट हो गया है वडाई, दूषित हो गया है, तो इसलिए हमको रस्सी से पकड़ के आना था, और इसको रस्सी से पकड़ के इसने उसको दिया बिल्कुल, और उसने नीचे से पकड़ लिया, टच भी नहीं किया। इनके सोसाइटी का जो बुजुर्ग आदमी था इनकी कम्युनिटी का, उसने अपर क्लास को टच तक नहीं किया, बेसिकली करना अलाउड नहीं था, इसीलिए बिल्कुल आराम से झुक के उसने रस्सी के सहारे पकड़ा दिया इस लैंडलॉर्ड को वडाई का पैकेट। तो जब इसने बताया इसके बड़े भाई ने इसको कि भाई ये तो अनटचेबिलिटी की वजह से किया उसने, कि छू ना पाए ये आदमी, ना तो खाने को ना ही उस लैंडलॉर्ड को, इस वजह से ऐसा आ रहा था वो फनी वे में। इसको बहुत दुख हुआ कि ये क्या सिस्टम है, और अगर वडाई को पहले रैप किया गया है एक पेपर में, पन्नी में वो है, तो उसको छूने से कैसे वो दूषित हो जाएगा, ये तो गलत बात है। और फिर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया पूरे सिस्टम पे, फिर उसको समझ में आया कि अनटचेबिलिटी हर जगह है, मैंने भी कहीं ना कहीं इसको एक्सपीरियंस किया है। उसको पसंद, उसको जो हाई क्लास मतलब अपर कास्ट के जो लोग थे उनसे नफरत हुई इस बात के लिए कि एक तो ये हम लोगों से हमारा अपना काम करवाते हैं, अगर तुम लोगों को इतनी परेशानी है हम लोगों के टच करने से, तो हमसे काम ही मत कराओ ना, हमसे तुम खाना मंगा रहे हो लेकिन उसको टच नहीं होने दे रहे, तो खाना मंगवाई मत ना, बिल्कुल ही टच मत होने दो। तो एक तरफ तुम हमारे हमसे काम करवा रहे हो, तो उसको बड़ा गुस्सा आया इस बात पे कि ये हमारे जो कम्युनिटी है उनके लोगों से काम करवाते हैं और हमारी कम्युनिटी के लोगों को इनका कोई काम नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट रन एनी एरेंड्स, हमको कोई इनका काम नहीं करना चाहिए, एरेंड नहीं करना चाहिए। अब इस समय पर इसका बड़ा भाई अन्ना कोई बोल रहा है, बड़े भाई कोई बोलते हैं, तो हाँ अन्ना बड़ा भाई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नाम की तरह उसको दिया गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसके बड़े भाई ने इसको एक बहुत जरूरी एडवाइस दी, जो आपको भी है सब लोगों को एडवाइस, वो ये है कि इसका बड़ा भाई बोलता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बैक होम फ्रॉम हॉलीडेज, वो हॉलीडेज से वापस आता है, एडवाइज्ड हर सिस्टर टू स्टडी हार्ड टू प्रॉस्पर इन लाइफ एंड शेड इंडिग्निटीज। वो एक किस्सा ही बताता है छोटा, जो यहाँ मेंशन नहीं है, वो बताता है कि मुझे भी आते हुए रास्ते में एक बंदे ने रोका और पूछा कि तुम कहाँ, पहले मेरे से नाम पूछा, मैंने नाम बता दिया, फिर उसने पूछा कहाँ रहते हो, ये जानने के लिए कि वो समझ सके कौन सी कम्युनिटी से है। जैसे मैंने बताया मैं यहाँ रहता हूँ, तो एकदम से उसने बड़ा घृणा वाला भाव दिया मुझे, और फिर अपनी बहन को बताया कि तुम जो है ना बहुत मेहनत करके पढ़ो टू प्रॉस्पर इन लाइफ एंड शेड इंडिग्निटीज, ताकि तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सको, समृद्ध बन सको, बहुत सारा पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, और इंडिग्निटीज जो इंसल्ट हमारे ऊपर ये लोग डालते हैं वो इंसल्ट फेस ना करनी पड़े तुम्हें। Unknown words left a deep impression on the girl's mind. The child worked hard, always stood first in class. Consequently, many people became her friends. अन्ना ने एक एडवाइस जिसको कि तुम खूब मेहनत करो, अच्छे से एजुकेट हो जाओ, जब तुम अच्छे से पढ़ लिख लोगे ना, तो तुम समाज में जितने भी लोग हैं उनकी इज्जत कमाओगी, और ये हाई क्लास या हाई कास्ट के लोग भी
तुम्हारे दोस्त खुद आकर तुम्हारे पास बनेंगे। ये सलाह जो है इस बच्ची ने, बामा ने अपने मन से लगा ली, खूब मेहनत करके पढ़ी, हर क्लास में फर्स्ट आई, और ऐसा बताया था आखिरकार कुछ समय बाद बहुत सारे लोग उसके दोस्त भी बने इसी वजह से। तो आप सब लोगों की भी सलाह है कि अगर आप किसी भी तरह का भेदभाव महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, या भेदभाव ना से आप देखो, सबसे बड़ा भेदभाव होता है गरीबी और रईसी का, मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा। बाकी सब भेदभाव तो, डिस्क्रिमिनेशन तो अब बंद हो गए हैं, लेकिन एक ऐसा भेदभाव है जो हमेशा रहेगा आगे भी। अगर आप गरीब है ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो बिलीव मी उससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूरी हो सकता है कि आप पैदा हुए गरीब फैमिली में, सबके हाथ में थोड़ी होता है कहां पे आप पैदा हो, अपने हाथ में नहीं है वो। लेकिन अगर आप एक गरीब फैमिली में गुजर रहे हैं, अपने अंत समय तक भी आप गरीब हैं, तो फिर इसमें जरूर आपकी गलती है। आप मेहनत करिए अपने जीवन में पूरा, खूब सारा अर्न करिए, खूब सारा एजुकेटेड बनिए, पढ़िए लिखिए, ताकि आपको कोई नीची नजर से देख ही ना सके। और ये इकलौता रास्ता है एजुकेशन इसका। अगर आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जहां पर कुछ परेशानियां भी है, चिंता ना करो, बहुत सारे लोग इससे गुजरे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देखो, उनके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कैसी फैमिली से वो बिलोंग करते थे और किस माहौल में पले बड़े हैं वो, और उसके बावजूद वो हमारे राष्ट्रपति बने। ना सिर्फ एक बेमिसाल राष्ट्रपति बने, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान बने, स्टेट्समैन बने। हम लोग को एक ऐसा सबक देगा जीवन का जो कि हम सब में से बहुत सारे लोग अगर फॉलो कर ले तो हम बेस्ट बन जाए, बेस्ट, राइट। तो बिल्कुल भीमराव अम्बेडकर साहब भी है ना, हम हमारे लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के गए हैं जो कि हिंदुस्तान इतना बड़ी डेमोक्रेसी है, वो अगर आज एक साथ है, हम टूट नहीं रहे हैं, हमारा लॉ बरकरार है, हम सब लोगों को डिस्पाइट द फैक्ट कि हम इतने सारे हैं आबादी में, उसके बावजूद भी जस्टिस मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिलता है। और वो किसकी देन है? वो भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है। तो आप लर्नेड बनिए, अपनी पढ़ाई से जो है ना वो आप मैसेज दीजिए, फिर आपकी सब इज्जत करेंगे, ध्यान रखना। ये आप लोग समझिए इस लेसन के थ्रू, और यही लेसन आपको सीख देता है ये वाली। थ्रू दीज नैरेटिव्स द चैप्टर अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इनजस्टिस एंड प्रिजर्विंग वंस कल्चरल पर्सनल आइडेंटिटी अमिड एडवर्सिटी। ये लेसन दोनों आपको क्या सिखाते हैं कि अगर आप कभी भी अन्याय देखे होते हुए, तो आपको हमेशा उसके खिलाफ एक स्टैंड लेना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की क्या कीमत होती है। साथ साथ अपनी कल्चरल और पर्सनल आइडेंटिटी डिस्पाइट द फैक्ट कि कितने भी मुश्किल समय हो उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ये भी आपको लेसन सिखाता है। ठीक है, क्लियर होगा आई होप ये आप लोगों को। स्टार्टिंग करते हैं इसके क्वेश्चंस की। आई डिड नॉट ओपन माय माउथ टू आंसर, देन द स्टेप्स वर क्विक एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, द साउंड्स केम नियरर। अब ये किस जगह की बात है? ये उस पॉइंट की बात है जब ये नीचे छिपी हुई थी बेड के हॉल में। जिटकला साहब, पहला लेसन जो हमने पढ़ा, बेड के नीचे छिपी हुई थी ना हॉल में, वहां पे ऊपर रूम में, और वहां पर एकदम से लोगों ने इसको आवाज देनी शुरू करी, स्टाफ लोगों ने। तब ये बोलती है आई डिड नॉट ओपन माय माउथ टू आंसर, मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने नहीं बताया कि मैं कहां पर हूं। देन द स्टेप्स वर क्विक एंड द वॉइस बिकेम एक्साइटेड, द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, आई हेल्ड माय ब्रेथ एंड वॉच्ड देम ओपन क्लोजेट डोर्स, पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light. What caused them to stoop and look under the bed I do not know. I remember being dragged out, though I resisted by kicking and scratching wildly. In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair. Select the appropriate option. Sounds came nearer and nearer. ये जो बात लिखी हुई है इससे क्या कन्वे करना चाहता है राइटर? सोच के आंसर देना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत ही कैजुअली आप इसको सोचोगे तो आंसर निकाल लोगे। डिस्क्राइब्स द इंक्रीज इन वॉल्यूम, adds suspense and anxiety to readers, reflects the thoughts of the speaker, is a factual narrative. बताइए क्या लगता है आपको? They came nearer and nearer, है ना, वो पास आते गए, ऐसा। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी इसका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एड सस्पेंस एंड एंजाइटी टू रीडर्स। रीडर्स के लिए सस्पेंस और एंजाइटी ऐड करता है बेसिकली ये। 94% ऑफ यू गॉट इट, बहुत बढ़िया। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ सजेस्ट दैट द स्पीकर वाज डैश। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ का मतलब पूछा एक तरह से आपसे, है ना, एक लाइन है यहां पर, बताइए जल्दी से, और मैं बता चुका हूं इसका मतलब पढ़ाते हुए। देखो यहां पर लिखा है ना, ये रहा यहां पर, ये रहा। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वाज कैरीड डाउनस्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या है? इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ का मतलब है स्कैर्ड नहीं, विदाउट हर परमिशन बोल सकते हो, विदाउट हर विलिंगनेस बोल सकते हो, डिस्पाइट हर रेजिस्टेंस बोल सकते हो। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ का सिंपली मतलब क्या है? डिस्पाइट माई रेजिस्टेंस बोल सकते हो, अनविलिंगनेस बोल सकते हो कि मैं बिल्कुल भी विलिंग नहीं थी, मेरी मर्जी के खिलाफ। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हो गया? मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे नीचे ले जाया गया, ड्रैग करके, और बांध दिया गया एक चेयर के। तो इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ का मतलब आप लोगों को पूछा है यहां पर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। आप पहली लाइन जो एक्सट्रैक्ट की उससे क्या इन्फर करते हो? जहां पर लिखा हुआ है पहली लाइन में, ये दिखा दो एक बार, यहां ये रहा, आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर।
ये पहली लाइन है, इससे क्या इन्फर करते हो आप? इट वॉज हर फर्स्ट डे इन स्कूल, ये उसका पहला दिन था स्कूल का। शी डिड नॉट वॉन्ट टू गेट कॉट, वो पकड़े नहीं जाना चाहती थी। शी वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर द लेसन, शी प्रेफर्ड टू बी बाय हरसेल्फ। टू बी बाय हरसेल्फ का मतलब है टू बी अलोन। ठीक है, क्या 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 बताइए, बताइए फटाफट से बताइए भाई, कमान 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 कमान। करेक्ट आंसर है शी वॉज अनप्रिपेयर्ड, सॉरी नॉट सी, ऑप्शन बी। हाँ, शी डिड नॉट वांट टू गेट कॉट, वो पकड़े नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। बहुत अच्छे, नेक्स्ट। स्टेट वाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द स्पीकर हुडविंक्ड द पीपल लुकिंग फॉर हर। स्पीकर ने हुडविंक किया उन लोगों को जो कि उसको ढूंढ रहे थे। अब आपसे इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है ट्रू फॉल्स पूछा, लेकिन असल मायने में जो वर्ड है ना हुडविंक, इसका मतलब पूछा है आपसे। अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप आराम से ट्रू या फॉल्स बता दोगे, अगर इसका मतलब ही नहीं पता है तो नहीं बता पाओगे। तो हुडविंक्ड का क्या मतलब है, गेस करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। अभी पहले आंसर दे दो आप। हुडविंक का मतलब होता है बच्चा पार्टी, डिसीव करना, धोखा देना, या मतलब डिसीव कर, नॉट रियली डिसीव, ट्रिक कर देना, ट्रिक्ड। ठीक है, किसी को बेवकूफ बना देना, राइट। तो इसने जो लोग इसको ढूंढ रहे थे झटकलासा, उनको बेवकूफ बना दिया था क्या? नहीं, फॉल्स है ये। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको क्यों नहीं बना पाई बेवकूफ, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने ढूंढ लिया था ना इसको। बेवकूफ तो तब मानते आप, बेवकूफ बनाना तब मानते इसको जब वो उसको नहीं ढूंढ पाते, तो उन्होंने ढूंढ लिया था, इसलिए आप यहां पर ऑप्शन बी फॉल्स मानेंगे इस बात को। बढ़िया, नेक्स्ट। Zitkala says eating by formula wasn't the hardest trial in that first day. What does she mean by eating by formula? ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना, आएगा इस बार भी, ये मान के चलो। ईटिंग बाय फॉर्मूला का क्या मतलब है? तो ईटिंग बाय फॉर्मूला आप डिस्क्राइब कर दो कि कैसे इनके यहाँ पे ब्रेकफास्ट रूटीन था पूरा। पहली बेल, उसके बाद चेयर निकालना, दूसरी बेल उस पर बैठना, तीसरी बेल उसके बाद प्रेयर होगी, और तीसरी बेल के बाद खाना शुरू करना। दिस वाज ईटिंग बाय स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स थे खाना खाने के लिए, और जो टेबल मैनर्स थी वहां पर उसके लिए। ईटिंग बाय फॉर्मूला रेफर्स टू दिस स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स दैट दीज गर्ल्स वर सपोज्ड टू एडहियर टू, दैट दीज गर्ल्स वर सपोज्ड टू फॉलो व्हाइल बिगिनिंग देयर ब्रेकफास्ट या व्हाइल ईटिंग। ठीक है, ये आप लोगों को बताना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देन आई लॉस्ट माय स्पिरिट, व्हाट आर द इंसिडेंट्स दैट लेड Zitkala टू फील दिस वे। देन आई लॉस्ट माय स्पिरिट एंड में बोलती हैं वो, जब उनके बाल काट दिए जाते हैं। कौन से इवेंट्स लेड टू Zitkala फील दिस वे? लॉस्ट माय स्पिरिट मतलब हिम्मत हार जाना। कब होता है ऐसा? जब इसके बाल, इसको जबरदस्ती रूम से खदेड़ के नीचे लाया जाता है, एंड देन चेयर से बांधा जाता है, एंड देन इसके बालों को कट कर दिया जाता है। दिस इज बेसिकली व्हेन शी लॉस्ट हर स्पिरिट। हाँ, एक मिनट दीजिए मुझे, मेरा स्टाइलस गिर गया और दिख भी नहीं रहा है कहाँ गिरा है। हाँ, ये रहा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। The words that Anna spoke to me that day made a deep impression on me. What inference do you draw about the bond between Anna and Bama? अन्ना और बामा के बीच में क्या बॉन्ड है, ये आप बताइए। तो इनके बीच में एक बहुत ही ट्रस्ट, केयर, सपोर्ट का बॉन्ड है, फुल ऑफ सपोर्ट। हाँ, so Anna and Bama have a bond, have a beautiful bond that has the qualities of trust, care and love. Anna is like an advisor and a mentor for her younger sister Bama, and gives her the advice that she should get educated so that everyone respects her. This advice proves very fruitful for her. तो in a way अन्ना जो है उसका elder brother है, और उसको एक mentor की तरह guide करता है। ये bond basically इन दोनों के बीच में है, ये आप बताइए। ठीक है, next. Justify the statement, it may take a long time for operation to be resisted, but the seeds of rebellion are sowed early in life. हो सकता है कि ऑपरेशन, इट में टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रेजिस्टेड, अत्याचार को रोकने में लंबा समय लगे, लेकिन रिबेलियन यानी कि कोई इंसान अगर रिबेल करता है, खिलाफत करता है, वो कम उम्र में ही आ जाते हैं इंसान के अंदर। दोनों का एग्जांपल दे दो इसमें। Zitkala कम उम्र में स्कूल में एडमिट हुई, वहां पर उन्होंने देखा कि बाल काटे जा रहे हैं, कल्चरल आइडेंटिटी उनसे छीनी जा रही है, उसकी खिलाफत उसने करी। हालांकि वो कामयाब नहीं हुई अपने बाल बचाने में, बट रेजिस्ट उसने किया, उसने प्रोटेस्ट किया, उसने रिबेल करके दिखाया कम उम्र में। दूसरा एग्जांपल बामा का दे दो, जो 3rd ग्रेड में थी और आते हुए उसने एक किस्सा जो उसके साथ हुआ, भाई से पूछा कि क्या हुआ, उसने बताया अनटचेबिलिटी की वजह से, एंड देन शी गॉट एजुकेटेड। उसने इस बात को रेजिस्ट किया, उसने इस अनटचेबिलिटी को लड़ने के लिए अपने आप को बहुत एजुकेटेड बनाया और काबिल रिस्पेक्टेबल बनाया अपने आप को, है ना। तो कम उम्र में ही इन दोनों लड़कियों ने आपको दिखाया कि चाहे जो ऑपरेशन अत्याचार है वो बहुत बाद में बंद हुआ हो इस चीज का, लेकिन उन्होंने खिलाफत तो कम उम्र में ही दिखा दी थी, कम एज में ही दिखा दी थी। ठीक है, ये आपको बोलना है यहां पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा किसी ना किसी तरीके से हर साल पूछा जाता है भी। इन द टू स्टोरीज ऑफ बामा एंड Zitkala इन द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड देयर आर सर्टेन सिमिलरिटीज ऑफ स्ट्रेंथ इन द फेस ऑफ सोशल चैलेंजेस। कुछ स्ट्रेंथ की क्वालिटीज हैं सोशल चैलेंजेस के बावजूद। राइट अ डायरी एंट्री शेयरिंग ऑब्जर्वेशंस। क्या ऑब्जर्वेशन शेयर करी? तो स्ट्रेंथ की क्या है भाई? एक मुश्किल सिचुएशन में जहां पर आपके खिलाफ बहुत कुछ हो रहा हो ना, वहां पर खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। बिलीव मी, इट टेक्स अ लॉट। क्योंकि आप स्पेशली बामा
या जिटकला, दोनों का एग्जांपल लिया जाए, अगर आप एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं और उसके बावजूद आप अत्याचार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो काबिले तारीफ बात है। ये नहीं कर पाते सब, क्योंकि सबके पास रिसोर्सेज नहीं होते। वो इंसान जो मजबूत हो, जिसके पास बैकअप हो, जिसके पास बहुत पैसा हो, जिसके पास बहुत पावर हो, पोजीशन हो, वो आराम से किसी को टोक सकता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। लेकिन वो इंसान जिसके पास ये सब ना हो ना, अगर वो खड़ा हो रहा है किसी के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। तो सबसे बड़ी क्वालिटी जो स्ट्रेंथ की दिखती है इनके अंदर, आप दोनों के बारे में बताएंगे एग्जाम्पल साइट करते हुए, कैसे खिलाफ कैसे इन्होंने खिलाफत करी एक गलत चीज की, अन्याय की। उसमें आप दिखाएंगे कि इन्होंने एक्सेप्शनल करेज दिखाई। करेज यानी कि बहादुरी, इन्होंने बहादुरी दिखाई उस चीज के खिलाफ खड़े होने में जो कि इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को, तो बारी बारी से बताना है इसमें। सबसे पहले जिटकला शाह का केस लेना और बताना कि कैसे उसकी कल्चरल आइडेंटिटी को छीनने की कोशिश करी गई, एंड शी मेड एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू रेजिस्ट, रोकने की कोशिश करी उसने सबको, छिप गई जाके। तो दिखता है बहुत सारी करेज बहादुरी दिखती है, साथ साथ बहुत ज्यादा टैक्टफुलनेस दिखती है, समझदारी, या आप बोल सकते हो टैक्टफुलनेस होता है बच्चे, टैक्टफुलनेस एग्जैक्टली यहां पर नहीं आना चाहिए। बहादुरी दिखी और इनिशिएटिव दिखा, मतलब उसने कुछ ना कुछ करा अपने आप से, बाकी जो करे थे उसको नहीं करा। एक मेंटालिटी होती है भेड़ चाल वाली, टू फॉलो व्हाट अदर्स डू, शी डिड नॉट हैव दैट मेंटालिटी। जो भी आप एक अच्छी क्वालिटी होती है, शी डिड नॉट फॉलो अदर्स इन डूइंग व्हाट दे वर डूइंग। ठीक है। दूसरा, फिर आप बामा का एग्जांपल लो, उसने भी क्या क्वालिटीज दिखाई, उसने भी करेज दिखाई, उसने इंटेलिजेंस बल्कि हार्ड वर्क दिखाया, बहुत मेहनत करी, अपने आप को एजुकेट करा, एंड शी रोज टू द टॉप, बिल्कुल टॉप पर आकर पहुंची वो, है ना। सेंसिटिविटी दिखाई, कमिटमेंट दिखाया अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी के प्रति, ये भी आप मेंशन कर सकते हो, है ना। तो ये क्वालिटीज आपको मेंशन करनी है डायरी एंट्री की फॉर्म में। कुछ और क्वेश्चंस है जो मैंने आप लोगों के लिए अटैच कर दिए हैं, आप लोग उनको देख सकते हो, इनके आंसर्स भी अटैच कर दिए हैं।